हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं डेली करंट अफेयर में 23 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एंड तक सेशन को देखिएगा, इंटरेस्टिंग सेशन है। एक एक करंट अफेयर को नोट कीजिए आराम से, एक एक फैक्ट को आराम से सुनिएगा। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। आंसर हो जाएगा आंसर सी। यह न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया के लिए भी यह चिंता का विषय है। यह जो हाइड्रो पावर डैम है ना, यह बनाया जा रहा है सांगपो रिवर पर। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सांगपो रिवर की बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो तिब्बतन क्षेत्र में जहां पर यह बहती है, इसे कहा जाता है चाइनीज लैंग्वेज में सांगपो। तो सांगपो रिवर पर तिब्बत, साउथ ईस्ट तिब्बत के क्षेत्र में इस डैम का निर्माण किया जा रहा है। जितने भी डैम बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत, वो 60,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले डैम होने वाले हैं। तो देखिए, चाइना ने यारलुंग सांगपो रिवर पर डैम बनाना शुरू कर दिया है। यह सांगपो रिवर ही भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यह जब बन जाएगा तो यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम होने वाला है। साउथ ईस्ट तिब्बत में नामचा बरवा, एक हिमालयन रेंज है नामचा बरवा के नाम से, जो कि तिब्बत के क्षेत्र में है। यहां पर क्या होता है कि जो सांगपो नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो यू आकार की ऐसी घाटी में होती हुई बहती है और फिर दक्षिण में आती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंटर करती है। तो यहीं पर चाइना अपने इस डैम का निर्माण करेगा। अब इंडिया विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर कभी, पहली चीज तो ये कि अगर डैम बनाएगा तो पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी का बहाव कम होगा। सेकेंड चीज, हो सकता है कि यह वाटर बम की तरह यूज करे इस डैम को। जो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम है पेमा खांडू, इन्होंने भी यही एलिगेशन लगाया है कि चाइना इस डैम को इन फ्यूचर वाटर बॉम्ब की तरह यूज कर सकता है। मतलब डैम में पानी रोका और एक साथ जब बहाव आया तो इंडिया की तरफ छोड़ दिया, तो पूर्वोत्तर के जो राज्य उनमें बाढ़ आने की संभावना इस डैम से बढ़ जाएगी। अभी तक वैसे दुनिया का सबसे बड़ा अगर हम हाइड्रो पावर डैम की बात करें तो यह भी चाइना में, इसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम, चाइना में ही है। और इसकी अगर हम कैपेसिटी देखें इलेक्ट्रिसिटी की, तो 22,500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अब दूसरा डैम जो अब बनेगा वो भी चाइना में बनेगा और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम होने वाला है, यारलुंग सांगपो रिवर प्रोजेक्ट या डैम। देखिए, अभी तो ऑफिशियली से नाम नहीं दिया गया है, पर अनऑफिशियली इसको पुकारा जा रहा है यारलुंग सांगपो डैम के नाम से। तो ये चाइना में सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है। हिमालयन माउंटेन रेंज पर ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर यू शेप में होकर बहती है तिब्बतन क्षेत्र में, वहां पर बनाया जाएगा। ऑलमोस्ट $161.1 बिलियन इसके लिए बजट रखा गया है। 5 हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे और टोटल कैपेसिटी देखें तो 60,000 मेगावाट इसकी होने वाली है। आपको पता है इंडिया में भी जो इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है ना, वो अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यह बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। 2008 में इसे अनाउंस किया जा चुका था, लेकिन क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो वहां के नेचर, जो भी ऐसे एक्टिविस्ट है जो कि एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, उन्होंने काफी विरोध किया इस डैम का। तो 2008 में अनाउंस तो हो गया था, लेकिन यह अभी तक बनाया नहीं जा सका। अगर यह बन जाता है तो यह इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। यह भी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनाया जाने वाला है। आपको पता है इसकी टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता होगी 11,000 मेगावाट, इंडिया में सबसे ज्यादा। और इसको बनाने की जिम्मेदारी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की। स्थानीय विरोध के कारण, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के कारण अभी ये केवल फर्स्ट स्टेज पर ही है, अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ है। हो जाता है इन फ्यूचर तो ये कंप्लीट हो जाएगा। भारत में वर्तमान में टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी की बात करें तो ये 53,030 मेगावाट है। और आप समझ रहे हैं 53,030 मेगावाट हमारी ऑल ओवर इंडिया हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है। चाइना एक डैम जो ब्रह्मपुत्र पर बना रहा है तिब्बत में, वो अकेला 60,000 मेगावाट का है।
ठीक है, जो अलग अलग स्टेशन बनाए जाएंगे, टोटल 60,000 मेगावाट। ठीक है, भारत का अभी तक सबसे बड़ा जो चालू कंडीशन में है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, वो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, कोयना रिवर पर। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 2035 तक के टाइम पीरियड को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है, ताकि हाइड्रो पावर कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके और अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी जितना उत्पादित कर सकता है एटलीस्ट उतना वो उत्पादित कर पाए। तो इस डिकेड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर ही स्पेशली अरुणाचल प्रदेश काम करेगा। हाल ही में चर्चित बित्रा द्वीप कहां पर स्थित है? बिट्रा या बित्रा द्वीप की बात करें तो यह हमको देखने को मिलता है भारत के लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में, बित्रा आइलैंड। देखिए अभी सुर्खियों में पता है क्यों है, जो लक्षद्वीप का जो प्रशासन है ना, उसने अनाउंस किया है, लक्षद्वीप के प्रशासन ने, कि बित्रा आइलैंड को वो टेक ओवर करेगा, है ना, इसको सही कर लेना, ये प्रशासन है। तो बित्रा आइलैंड को टेक ओवर करेगा, सेंट्रल ने इसके लिए अनाउंस किया है। लक्षद्वीप प्रशासन ने ऑफिशियली इसकी बात की है कि भाई इंडियन डिफेंस के लिए हम यूज करेंगे, इसलिए हम इसको टेक ओवर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारा ही लैंड है, तो हम भाई अनाउंस कर रहे हैं टेक ओवर के लिए, समझ नहीं आया। तो देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री देखनी पड़ेगी लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में वहां के मूल निवासी जो है ना, वो नॉर्मली आदिवासी कम्युनिटी है। तो लक्षद्वीप प्रशासन देखिए कैसे काम करता है, वहां पर एक सिस्टम चलता है, पंडाराम भूमि सिस्टम, पंडाराम लैंड सिस्टम वहां पर कार्यरत है। उसके तहत लक्षद्वीप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने क्या किया है, जमीन दे रखी है उन आदिवासी समुदाय को, कि आप पुराने समय से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको खेती के लिए काफी समय से, जब से लक्षद्वीप में हम जानते हैं इतिहास में जब से उसका जिक्र है, या फिर इंडिपेंडेंस के बाद जब से लक्षद्वीप की बात होती है, तो लोगों के पास ही वहां की जमीन वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दी थी, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि आप खेती करो, आप यहां पर जो करना चाहे करो, यह भी आपकी। अब वो पंडाराम भूमि सिस्टम चलता है। अब बात यह है कि जो वहां के मूल निवासी है ना, उनकी आजीविका ही खेती और उससे संबंधित कार्यों से चलती है, मतलब उस जमीन के कारण। अब लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की है कि हम जो बित्रा आइलैंड है उसको टेक ओवर करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें इंडियन आर्मी के लिए एक तो सैन्य हवाई अड्डा बनाना है और अदर एक्टिविटीज भी यहां पर आर्मी की हमको करनी पड़ेगी, ताकि हम जो इंडियन ओशियन में है अपने डोमिनेंस को बरकरार रख सके। इंडियन ओशियन में क्योंकि पाकिस्तान का थ्रेट रहता ही है, मालदीव अलग आंख दिखाई रहा है, तो उस जगह पर लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको कवर करने के लिए। तो यहां पर एक इंडियन डिफेंस के लिए उस जमीन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब वहां के जो लोकल कम्युनिटीज है वो पहुंच गई है कोर्ट कि भैया बित्रा आइलैंड हमारे पास रहने दो, क्योंकि भाई आप ही ने बोला था पंडाराम भूमि सिस्टम चलता है, तो हमारे पास अभी उसको रहने दो। अब देखते हैं इन फ्यूचर, लेट्स सी क्या होता है, पर अभी के लिए ये सुर्खियों में था। लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप का एक अमीनदीवी आइलैंड है, वहां पर पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है। 2 आइलैंड है बित्रा आइलैंड में ऑल ओवर। अरेबियन सी में है, बहुत कम इसका क्षेत्रफल है, आप देख सकते हैं 0 पॉइंट में आ रहा है, बहुत कम क्षेत्रफल है, और यहाँ की पॉपुलेशन 300 से 350 लोग ही रहते हैं। ठीक है, पर ये जमीन नहीं छोड़ रहे हैं और इन्होंने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, इनका पक्ष भी देखा जाए तो सही है, और इंडियन गवर्नमेंट या लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन का पक्ष भी वहां पर सही है। लक्षद्वीप भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, अरेबियन सी में हमको देखने को मिलेगी। 36 आइलैंड मिलकर लक्षद्वीप का निर्माण करते हैं। 3 आइलैंड के ग्रुप से, जिनके एक है अमीनी दीवी आइलैंड, एक है लकादीव आइलैंड और एक है मिनिकाय आइलैंड। तो इस तरीके से ये अलग अलग हमें बल्क में देखने को मिलते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं। कैपिटल है लक्षद्वीप की कावारत्ती। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। 1 सीट यहां पर लोकसभा की देखने को मिलती है। और लक्षद्वीप का एरिया देखें तो ये ऑलमोस्ट 32 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। किस भारतीय ऐप को जेनेवा स्विट्जरलैंड में UN WSIS चैंपियंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? देखिए पहले अवार्ड को समझो, अवार्ड क्यों दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन का ये जो अवार्ड है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम किया हो, ऐसे किसी एप्लीकेशन, किसी प्रोजेक्ट को, किसी स्कीम को यूनाइटेड नेशन WSIS चैंपियंस अवार्ड दिया जा सकता है।
2025 में ये जो अवार्ड है ये मेरी पंचायत एप्लीकेशन को दिया गया, मेरी पंचायत एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर हम WSIS की बात करें तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियंस अवार्ड 2025 इसका पूरा नाम। ठीक है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी और लोकल कंटेंट कैटेगरी में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। किसको? यह अवार्ड दिया गया मेरी पंचायत एप्लीकेशन को। इवेंट यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा आयोजित किया गया। यहां पर मेरी पंचायत एप्लीकेशन के बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि अवार्ड इसको मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इनके द्वारा मिलकर इसे लॉन्च किया गया था 21 अगस्त 2023 को। उद्देश्य क्या है? पंचायतों से रिलेटेड पूरे डेटा को एक्सेस करना, मतलब पंचायतों को डिजिटलाइज करना, इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य था। पंचायत के बजट की इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट प्लान्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी मेरी पंचायत एप्लीकेशन पर फीड की जाती है, उसमें अवेलेबल होती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से नॉर्मली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनको बढ़ावा देना, ये मेरी पंचायत एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य था और इसीलिए ये अवार्ड भी दिया जाता है। तो अवार्ड किसी भी पॉलिसी प्लेटफॉर्म को दिया जा सकता है जिसने इस क्षेत्र में काम किया हो। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यह अवार्ड देता है। 2024 में भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, जिसे कहा जाता है CDOT, इसको दिया गया था वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियंस अवार्ड 2024। तो 2024 इंडिया की ही संस्था को दिया गया था और अब 2025 में यह दिया गया मेरी पंचायत एप्लीकेशन को। कब लॉन्च की गई थी एप्लीकेशन? 2023 में। ओके, आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। RRB NTPC के एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, अंडर ग्रेजुएशन लेवल हो, आप NTPC के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी के लिए जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ओके, पूरे आपको सब्जेक्ट यहीं पर मिल जाएंगे। पूरा पैकेज है। आप इस ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। क्विक रिवीजन के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए। आपके RRB NTPC के लिए यह आपके लिए रामबाण होने वाला है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कीजिए, अवेल कीजिए और कोई भी हर्डल आता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। तो ई बुक है आप सभी के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको अवेलेबल है। ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत काम आएगी। चलिए, भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन किस राज्य में शुरू किया गया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन, इसकी शुरुआत की गई है भारत के तमिलनाडु राज्य में। कहां पर? तमिलनाडु। देखिए है क्या, समझिए। हॉर्नबिल जो कि एक पक्षी की प्रजाति है, इसके संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है जिसका नाम है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। कहां पर? तमिलनाडु में। इस टाइगर रिजर्व की टेरिटरी में ही इस कंजर्वेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। सेंटर का काम क्या है? हॉर्नबिल को प्रोटेक्ट करना, उनकी जनसंख्या बढ़ाने में मदद करना, उनके लिए प्रजनन केंद्र के रूप में भी यहां पर क्षेत्र निर्मित किया गया है। तो ऑल ओवर हॉर्नबिल को संरक्षित किया जाना इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य है। तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में यह बनाया गया। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ठीक है, सेंटर में 4 हॉर्नबिल स्पीशीज को कंजर्वेशन किया जाएगा। 4 हॉर्नबिल स्पीशीज अलग अलग, उनके कंजर्वेशन के लिए यहां पर काम किए जाएंगे। वेस्टर्न घाट पर ये चारों हॉर्नबिल स्पीशीज हमको देखने को मिल जाती है। वैसे देखिए, 4 हॉर्नबिल स्पीशीज जिनको यहां पर संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इंडिया में जो सबसे ज्यादा मिलती है ना, वो ग्रेट हॉर्नबिल है। वैसे इंडिया के अलावा अफ्रीका, एशिया के अलग अलग देशों में भी हॉर्नबिल देखने को मिलती है, लेकिन भारत में कई सारी स्पीशीज है, लेकिन स्पेशली भारत में जो मिलती है वो ग्रेट हॉर्नबिल है सबसे ज्यादा। मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट एरिया में ये हमको देखने को मिल जाती है। भारत के केरला और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों की स्टेट बर्ड भी है ग्रेट हॉर्नबिल। एक स्पीशीज है पक्षी की, IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में शामिल किया गया है।
कल मैंने आपको 9 कैटेगरी बताई थी आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट की, उसकी जो वल्नरेबल कैटेगरी है उसमें ग्रेट हॉर्नबिल को जगह दी गई है। इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कब लाया गया था? 1972। इसके शेड्यूल 1 में ग्रेट हॉर्नबिल को शामिल किया गया। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के तमिलनाडु राज्य में 1479 वर्ग किलोमीटर ऑलमोस्ट इसका एरिया है और 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। हर साल नागालैंड में ही हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर हॉर्नबिल फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से हमने काफी एग्जाम में देखा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कहां पर? नागालैंड। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो द्वारा निसार सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो निसार नाम की एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा नासा के साथ मिलकर। ठीक है। नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके साथ मिलकर इस सैटेलाइट को, निसार सैटेलाइट को इसरो लॉन्च करेगा 30 जुलाई को, इस मंथ के एंड में। अच्छा, सैटेलाइट क्या है इसकी बात करें तो ये नासा और इसरो के कोलैबोरेशन से पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है। दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया जाने वाला पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन। ये अर्थ के चारों राउंड करेगा, ठीक है, 12 दिन तक, और अर्थ की अलग अलग डायमेंशन से इमेज लेगा, इमेजेस क्लिक करेगा, जिससे इन फ्यूचर अंतरिक्ष विज्ञान पर रिसर्च में सहायता मिलेगी। तो ये निसार सैटेलाइट है, इसरो और नासा की जॉइंट सैटेलाइट। 30 जुलाई को इसे लॉन्च किया जाने वाला है। 2392 किलोमीटर का इसका वेट है निसार सैटेलाइट का। लॉन्च व्हीकल इसरो का GSLV F-16 रॉकेट का यहां पर यूज किया जाएगा और आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा 30 जुलाई को। निसार सैटेलाइट इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। 1969 में स्थापना की गई थी 15 अगस्त को। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्य करती है। हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में है और वी नारायणन वर्तमान में चेयरमैन है इसरो के। इसके अलावा नासा की बात करें तो यूएसए की स्पेस एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नासा का। 2025 शतरंज विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? 2025 चेस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा इंडिया में इस साल। कहां पर? इंडिया में। वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप 2025 ये 30 अक्टूबर को शुरू होगा। 27 नवंबर तक इंडिया में इसका आयोजन किया जाने वाला है। अभी तक स्टेट और शहर का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन इंडिया में आयोजित किया जाएगा ये कंफर्म है। और ये दूसरी बार है जब चेस वर्ल्ड कप का आयोजन इंडिया में किया जा रहा है। इसके पहले 2002 में इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। उस वक्त हैदराबाद पार्ट था आंध्र प्रदेश का, अब आता है तेलंगाना में। चेस वर्ल्ड कप चेस का टूर्नामेंट है, हर 2 साल में एक बार आयोजित करवाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। टॉप 3 प्लेयर जो यहां पर निकल के आएंगे वो कैंडिडेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। और कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाला वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए करंट चेस चैंपियन के साथ खेलता है। आपको पता है करंट चेस चैंपियन भारत से हैं कौन? डी गुकेश। तो जो भी चेस वर्ल्ड कप जीतेगा वो कैंडिडेट टूर्नामेंट खेलेगा, टॉप 3 प्लेयर, और कैंडिडेट टूर्नामेंट में से जो भी जीत कर आएगा वो फिर वर्ल्ड चेस जो चैंपियन रहा है उसके साथ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेलने वाला है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे की हमने यहां पर बात की क्योंकि आयोजन इनके द्वारा करवाया जाता है। इंटरनेशनल चेस की गवर्निंग बॉडी है। 20 जुलाई 1924 में स्थापना की गई। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में हेडक्वार्टर है। आर्कडी ड्रोकोविच इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं और डिप्टी प्रेसिडेंट है इंडिया से विश्वनाथन आनंद। करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन? दिसंबर में डिंग लीरेन को हराकर कौन जीता था? डी गुकेश। विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे। हर साल वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई। ठीक है।
तो ब्रेन हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करना, वर्ल्ड के देशों को अवेयर करना और इसके लिए प्रयास करना वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा इसे मनाया गया था और पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे। 2025 में ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे की थीम है। 22 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। देखिए यहां पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी का नाम निकल के आया है क्योंकि शुरुआत इसके द्वारा की गई थी। यह संस्थान ब्रेन हेल्थ और न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है पूरे वर्ल्ड में। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। 1957 में स्थापना की गई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड किंगडम में। प्रेसिडेंट इसका पूछा नहीं जाएगा। वोल्फगैंग ग्रिसोल्ड इसके प्रेसिडेंट के पद पर है। आप छोड़ सकते हैं, हेडक्वार्टर याद रखिएगा, वो पूछा जाता है। भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट कहां शुरू किया जाएगा? तो फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट इंडिया का, इसे शुरू किया जाएगा झारखंड में। देखिए झारखंड सरकार क्या करेगी कि अपने यहां पर जो माइनिंग टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाली। माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट, ये इंडिया का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट होगा। झारखंड में जितने भी स्टूडेंट हैं, जो टूरिस्ट आएंगे, जो पब्लिक होगी, उनको झारखंड की कोल माइंस में घुमाया जाएगा, उसका दौरा करवाया जाएगा। अभी केवल नॉर्थ उरीमारी माइंस यहीं पर पर्यटन के लिए इसे शुरू किया जाने वाला है शुरुआत में। आगे चलकर इसे झारखंड के अलग अलग माइंस में भी लागू किया जाएगा। यह झारखंड के रामगढ़ जिले में माइंस देखने को मिलती है, नॉर्थ उरीमारी माइंस। झारखंड में स्पेशली कोल माइंस भी काफी संख्या में देखने को मिलती है। तो कोल माइंस का यहां पर दौरा करवाया जाएगा और झारखंड सरकार ने सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के साथ इसके लिए एग्रीमेंट किया। देखिए हर रोज नहीं, लेकिन वीक में 2 बार है ना, जो टूर करवाए जाएंगे, 10-20 लोगों के ग्रुप को ले जाया जाएगा कोल माइंस में और उसका टूर करवाया जाएगा। इससे होगा क्या, झारखंड की माइन सेक्टर को एक तो टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में यूज किया जा सकेगा, टूरिस्ट बढ़ाए जा सकेंगे, राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जो नई पीढ़ी है, जो स्टूडेंट है, रिसर्चर्स है, उनको माइन सेक्टर के बारे में पता चलेगा, स्टूडेंट इस सेक्टर के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो इंडिया की फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट है ये, जिसे शुरू करने की घोषणा की है झारखंड सरकार ने। तो ये झारखंड में शुरू किया जाने वाला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? देखिए भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ ये थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि एज ज्यादा है, तो स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने अपने पद से इमीडिएट रिजाइन कर दिया है। आपको पता है भारत के जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना जो इस्तीफा है भारत के प्रेसिडेंट को सौंपकर अपना पद छोड़ सकते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि अगर कोई रिजाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट तो 6 माह के अंदर उनके पद पर नई नियुक्ति होना चाहिए। 6 माह के अंदर नेशनल इलेक्शन कमीशन उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव करवाएगा। अब जब इलेक्शन होंगे वाइस प्रेसिडेंट के नए, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ये क्वेश्चन भी आता है। और यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि कौन भाग नहीं लेता है। तो देखें, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा पार्टिसिपेट करते हैं क्या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? बिल्कुल सही। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं? बिल्कुल सही। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करते हैं क्या? नहीं करते। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा ये पार्टिसिपेट करते हैं। इन शॉर्ट, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना पार्लियामेंट के, वो भी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। लेकिन राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद ये उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं करते। ठीक है, तो ऑल ओवर पूरी संसद, चाहे इलेक्टेड मेंबर हो, चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो, चाहे लोकसभा के, चाहे राज्यसभा के, सब पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती।
वैसे तो लोकसभा में अब नॉमिनेटेड सीटें है ही नहीं, एंग्लो इंडियन सीटें 2 खत्म कर चुके हैं, तो अब राज्यसभा में ही बची है, लेकिन पूरे मेंबर संसद के पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है ना। तो जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण, हेल्थ इश्यूज के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इनके रिजाइन के बाद डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, ये राज्यसभा की कार्रवाई को अभी कंटिन्यू करेंगे। सभा, आपको पता है उपसभापति सभापति के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 भारत के एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और आर्टिकल 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वही राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, मतलब राज्यसभा के सभापति। ये दोनों पोस्ट एक ही है, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति। लेकिन राज्यसभा का सभापति कभी नहीं चुना जाता, चुना जाता है उपराष्ट्रपति, और जैसे ही वो चुन के आ जाएंगे वही बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे राज्यसभा के सभापति, ठीक है। आर्टिकल 66 में जो 66 है उसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका दिया हुआ है 66 में, और इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के माध्यम से करवाया जाता है। वोट सिस्टम है ये, इसको हिंदी में एकल संक्रमणी आनुपातिक मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। एकल संक्रमणी आनुपातिक स्थानांतरणी मत पद्धति, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट सिस्टम के माध्यम से चुना जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं जो आपको कंफ्यूज करे। तो राज्यसभा के चेयरमैन का कभी अलग से चुनाव नहीं होता सभापति का, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। लास्ट क्वेश्चन, 101 वर्ष की आयु में वीएस अच्युतानंदन का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 101 साल की उम्र में वीएस अच्युतानंदन का निधन हो गया, ये केरला के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये हैं, आप इनकी इमेज देख सकते हैं, वीएस अच्युतानंदन 101 साल की उम्र में निधन हुआ। इंडियन पॉलिटिशियन और फ्रीडम फाइटर रहे हैं, केरल में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में भी भाग लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के मेंबर थे। 2006 से 2011 तक केरला के 11वें सीएम के रूप में इन्होंने काम किया, ठीक है। तो यहां पर हमारे 23 जुलाई के सभी करंट अफेयर हो गए। अब हमने जो एग्जाम बूस्टर यहां पर लिया है वो भी ऑर्बिटरीज से ही लिया है। तो साथ ही साथ क्योंकि हमने निधन पढ़ा है तो हम एग्जाम बूस्टर में आज ऑर्बिटरीज की ही बात कर लेते हैं। जो रिसेंटली निधन हुए हैं अगर हम उनकी बात करें तो बी सरोजा देवी, इंडियन एक्ट्रेस, इनका निधन हुआ। तेलुगु मूवीज की है इन्होंने, हिंदी भी की है। कोटा श्रीनिवास राव, तेलुगु सिनेमा से संबंधित। सूर्यमुखी देवी जी, ये मणिपुरी क्लासिकल डांसर है जिनका निधन हो गया था। कैप्टन मोहन सिंह कोहली, माउंटेनर, जिनका निधन हुआ। प्रफुल्ल रॉय, बंगाली राइटर हैं जिनका निधन हुआ। मारुति चित्तमपल्ली, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविस्ट, जिनका निधन हुआ। रमाकांत रथ, ओडिया पोएट, ओडिया भाषा के। राम साहेब पांडे, फोक डांसर है मध्य प्रदेश के। कुमुदिनी लखिया, कथक डांसर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये अदर ऑर्बिटरीज है, किस सेक्टर से या क्षेत्र से संबंधित है ये भी याद रखना। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, लुप्तप्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया उत्तराखंड राज्य में। रूस में स्थित कामचाटका प्रायद्वीप किन दो प्रमुख जल निकायों को अलग करता है? तो बेरिन सी, जो पैसिफिक ओशियन का उत्तरी पार्ट है, और सी ऑफ ओखोटास्क के सागर और पैसिफिक ओशियन को अलग करता है। कौन? कामचाटका प्रायद्वीप। अदिति चौहान ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, किस क्षेत्र से संबंधित? तो यह है फुटबॉल से संबंधित। फिर इसके बाद फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 संस्करण के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह बनी कौन? कोनेरू हम्पी। अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर साल 20 जुलाई को। हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग
अलायंस से बाहर हुआ तो ये HSBC बैंक है। शक्ति श्री इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया? इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है ओडिशा सरकार को। फिर भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसे ICMR द्वारा विकसित किया जा रहा है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? एडफाल्सीवैक्स। दूध उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसे शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर हमारे यहां पर क्लियर हो जाते हैं। अब जो कल के सेशन के ये रिवाइज हो गए हमारे। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लेवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का प्रावधान है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? और मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया को रक्त से अलग करता है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और कल फिर हम कमेंट ऐड करेंगे। आज हमने कमेंट ऐड नहीं किए, कल हम जो नए कमेंट है उनको भी ऐड करेंगे। तो सेशन में कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।